प्रिय विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। और इस मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में आज अपन पढ़ेंगे हाइड्रोजन के संयोजकता बंध मॉडल का परिचय। इंट्रोडक्शन टू वैलेंसी बॉन्ड मॉडल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सहसंयोजक बंध के बनने के संयोजकता बंध तथा अणुकक्षक दोनों ही सिद्धांत ये मानते हैं कि परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से सहसंयोजक बंध बनते हैं। बस अणुकक्षक सिद्धांत की भांति संयोजकता बंध सिद्धांत में नए कक्षकों के निर्माण की बात नहीं करी जाती। सर्वप्रथम सन 1927 में डब्ल्यू हेटलर ने तथा एफ लंडन ने इलेक्ट्रॉन युग्म बंध या सहसंयोजक बंध की तरंग यांत्रिकी द्वारा व्याख्या की। इन्होंने गणनाओं द्वारा सिद्ध करके बताया कि दो हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य बंध बनने की स्थिति में उसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी हो जाती है, जिससे H2 अणु का स्थायित्व दोनों परमाणुओं की तुलना में बढ़ जाता है। बाद में पोलिंग के अनुसार तथा स्लेटर ने सहसंयोजक बंध के दिशात्मक गुण को भी संयोजकता बंध सिद्धांत में सम्मिलित कर दिया। संयोजकता बंध की आधुनिक अवधारणा के अनुसार एक सहसंयोजक बंध बनने में कुछ शर्तें सम्मिलित होती हैं। उन शर्तों का मैं उल्लेख कर रहा हूँ बेटा। पहली शर्त है, सहसंयोजक बंध बनने में केवल बाह्यतम संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। भीतर के समस्त इलेक्ट्रॉन पूर्णतः अप्रभावी रहते हैं, यानी आउटर मोस्ट सेल, जिसे हम वैलेंसी सेल भी कहते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अप्रभावित रहते हैं। दूसरा है बेटा, बंध बनने के बाद बंध में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन अपनी पहचान खो देते थे, यानी जब वो बंध में शामिल हो गए तो अब हम ये नहीं पता कर सकते कि ये वाला इलेक्ट्रॉन तो HA का है और ये वाला इलेक्ट्रॉन HB का है। और वैसे भी अपन सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन होता है, वो चाहे किसी का भी इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन की कोई अलग पहचान नहीं होती। कोई आपको इलेक्ट्रॉन कहीं से भी मिलता है तो आप ये नहीं बता सकते कि ये किस एटम का या किस मॉलिक्यूल का या किस आयन का इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के तो सब कैरेक्टरिस्टिक यूनिक हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन आप लोगे तो, जैसे HA1 व HB2 में बंध बनने में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन युग्म में कौन सा इलेक्ट्रॉन HA का है और कौन सा HB का है, ये ज्ञात करना असंभव है बेटा। थर्ड है, सहसंयोजक बंध बनने के बाद दोनों बंधित परमाणुओं की पहचान बनी रहती है। हाँ, परमाणुओं का आप अलग अलग पहचान सकते हो। अगर उनके आइसोटोप्स लिए हैं आपने, एक जगह ड्यूटेरियम लिया है, एक जगह आपने हाइड्रोजन लिया है, तो आप उनको अलग अलग पहचान पाओगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में उसकी पहचान करना संभव नहीं है। चौथा है, बंधित परमाणु के बाद बंधी इलेक्ट्रॉन का दोनों परमाणुओं के मध्य आदान प्रदान होता रहता है। वस्तुतः संयोजकता बंध सिद्धांत से काफ़ी पहले हेटलर व लंडन ने H2 अणु के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म बंध की क्वांटम यांत्रिकी गणनाएं की। हाइड्रोजन परमाणु HA व HB के एक युग्म के लिए जो अनंत दूरी पर एक दूसरे से पृथक हैं, उसका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होगा बेटा H = HA1 पहला हाइड्रोजन एटम और HB2 दूसरा हाइड्रोजन एटम। इन दोनों का हैमिल्टोनियन आप ऐड कर दो। इन दोनों में विद्यमान दोनों इलेक्ट्रॉनों के संयुक्त तरंग फलन होंगे ψ1 = 1 ψSA1 + 1 ψBSB2। जब ये दोनों परमाणु परस्पर जुड़कर H2 अणु का निर्माण करते हैं तो परमाणु इकाइयों का उपयोग करते हुए हैमिल्टोनियन का नया ऑपरेटर आ जाएगा बेटा। और वो नया ऑपरेटर आप ध्यान से सुनेंगे, क्या है वो है H = -1/2 del 1 स्क्वायर -1/2 del 2 स्क्वायर -1/RA -1/RB -1/RA2 -1/RB2 + 1/R1R2 + 1/R। इसको हम लिखेंगे HA1 + HB2 + H'। यहाँ तो जो H' है बेटा वो होगा -1/RA1 -1/RB2
-1/R12 + 1/R, ये इसके बराबर है। जहाँ जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है बेटा चीज़ें, RA व RB क्रम से परमाणु क्रमांक A व B के नाभिकों के मध्य की दूरी, परमाणु नाभिक व A परमाणु के इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी R12, दोनों परमाणु A व B के इलेक्ट्रॉन के मध्य दूरी R, जबकि दोनों के नाभिकों के मध्य की दूरी भी R है। दो व्यक्तिगत हाइड्रोजन परमाणु मिलकर जब एक H2 अणु बनाते हैं तो उसका वेव फंक्शन आ जाएगा बेटा ψ1 = ψA1 और ψB2, क्योंकि H2 अणु बनने के बाद दोनों हाइड्रोजनों के संयोजक का इलेक्ट्रॉन पहला व दूसरा में कोई भेद नहीं रहता, अतः H2 अणु का जो तरंग फलन है वो ये भी हो सकता है ψ1 सेकंड, ψA2 और ψB1, यानी कोई सा इलेक्ट्रॉन किसी भी वेव फंक्शन के साथ जुड़ सकता है। तो ψ = आ जाएगा A1 ψ1 + A2 ψ2, ψ = A1 ψA1 ψB2 + A2 ψA2 ψB1, ψ = A1 ψ1 ψB2 + A2 ψA2 ψB1। इसका एवरेज ले लो बेटा, E = इंटीग्रेशन ψH ψ अपॉन ψ² d2, इसको अपन सोल्व कर लेंगे तो E = आ जाएगा H11 + H12 + 1 + H², और E माइनस = आ जाएगा बेटा H11 - H12 1 - H²। इनको भी अपन सोल्व कर लेंगे और इन सब के सॉल्यूशन को अपन सम्मिलित करते हुए अपन A1 और A2 की वैल्यू निकालेंगे। तो A1 और A2 बराबर आ जाएगा 1/√2 1 + H², और A1 = -A2 है तो = 1/2 2 × 1 - H²। अब ψ प्लस किसके बराबर आ जाएगा बेटा 1/√2 1 + H² ब्रैकेट 1 ψA1 1 ψB2 + 1 ψA2 + 1 ψB1, और ψ माइनस किसके बराबर आ जाएगा बेटा 1/√2 1 - H² 1 ψSA1 1 ψSB2 माइनस 1 ψAS2 1 ψSB1। ये सभी चीज़ें अभी आपको ऐसा लग रही होंगी कि समझ नहीं आ रही, लेकिन बेटा मैं इसके साथ आपको PDF भी दे रहा हूँ, तो आप इन PDF को भी ध्यान से देखोगे और इस थ्योरी को सुनोगे, दोनों को एक साथ मिला के देखोगे तो आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। मैथमेटिक्स वालों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो बच्चे बायो बैकग्राउंड के हैं वो एक बार पहले पूरा सुने, PPT को पढ़ें और उसके बाद दोबारा से पूरा सुनेंगे तो उनको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ऊर्जा E+ तरंग फलन ψ+ के समरूप होती है, जबकि E- तरंग फलन ψ- के समरूप होती है। दोनों नाभिकों के बीच की दूरी कम होने पर ψ+ के लिए इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है, जिससे तंत्र की ऊर्जा कम हो जाती है। एक न्यूनतम मान से यदि दूरी को और कम कर दिया जाए तो ऊर्जा का मान पुनः बढ़ने लगता है। इस न्यूनतम दूरी R0 को बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस कहते हैं। H2 के लिए इसका मान 0.80 एंगस्ट्रॉम है, जबकि इसका प्रायोगिक मान 0.47 एंगस्ट्रॉम है। इसी प्रकार E+ का न्यूनतम मान 303 kJ/mol है, अर्थात H2 अणु बनने में इतनी ऊर्जा मुक्त हुई, अतः H2 अणु की बंद ऊर्जा E0 है। यदि H2 अणु को 303 kJ/mol ऊर्जा उपलब्ध कराई जाए तो ये दो परमाणुओं में वियोजित हो जाता है, अतः इसे H2 की वियोजन ऊर्जा D0 भी कहते हैं। डिसोसिएशन एनर्जी होती है बेटा वियोजन ऊर्जा। पोलिंग ने हाइड्रोजन की ये जो HA और HB वाली संरचनाएं थी ना, इसकी व्याख्या की थी बेटा। तो ये था अपना हाइड्रोजन अणु।